हैं। पहला स्यूडोमोनास आर्जिनोसा, फिर बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस एंड देन ब्रुसेला अबॉर्टस। तो सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले देखते हैं स्यूडोमोनास आर्जिनोसा के बारे में। तो जो ये वाला बैक्टीरिया होता है ना, ये नॉर्मली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, सॉइल में, वाटर में एंड हॉस्पिटल। मेन चीज़ क्या है, ये हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में बहुत कॉमन होता है। कौन सा? स्यूडोमोनास आर्जिनोसा हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरी बात जो इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब कि जो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि अगर ये इंडिविजुअल की इम्यूनिटी वीक है तो ये बहुत जल्दी उसमें इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उसकी इम्यूनिटी वीक थी, इसने इन्फेक्शन कॉज कर दी, तो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटैमिनेटेड सर्फेसेस। बस पर्सन टू पर्सन नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स नहीं है, एक ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, दैट इज कंटैमिनेटेड सर्फेसेस। सेकंड इंट्रोडक्शन है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की। जो अब देखो पर्ट्यूसिस क्या होता है? वूपिंग कफ, सो इट इज रिलेटेड टू आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। और ये इसके बारे में एक और चीज़ पता होनी चाहिए, इंट्रो में तुम लिख सकते हो कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है दैट इज स्पेसिफिक टू दिस ओनली, विच इज पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, जो हमारे एयरवे की लाइनिंग को डैमेज करता है। ठीक है, एंड ये कॉज क्या करता है? वूपिंग कफ, विच इज ऑल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस। थर्ड इज ब्रुसेला अबॉर्टस। ये बहुत इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया है क्योंकि ये एक जूनोटिक पैथोजन है, मतलब कि ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। नॉर्मली ये कैटल्स में होता है, काउज में, इन एनिमल्स में होता है, और इनके केस में प्रेग्नेंट कैटल्स में ये अबॉर्शन कॉज करता है। और ये हमें कैसे ट्रांसमिट होता है? जब हम इन एनिमल्स का, इन्फेक्टेड एनिमल्स का मिल्क पी लें, या अंडर कुक्ड मीट के थ्रू, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू दीज इन्फेक्टेड एनिमल्स, तो ऐसे ये ट्रांसमिट होता है। दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये तीनों के इंट्रोडक्शन क्लियर। फिर हम बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। अगेन फ्रॉम द पिक्चर, तो मॉर्फोलॉजी याद रखना। सबसे पहले इसके पास एडहेसिव्स प्रेजेंट है, दिख रहे हैं, ये रॉड शेप्ड है, ठीक है, कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। इसके पास फ्लैजिला है, कौन से? पोलर फ्लैजिला प्रेजेंट है, क्लियर। उसके बाद है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये यहाँ पर है, ठीक है, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, इसके पास कोई भी एडहेसिव्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब फिम्ब्रे पिलाई प्रेजेंट नहीं है, बट दिस इज कैप्सुलेटेड। ये वाला जो बैक्टीरिया ये कैप्सुलेटेड है, अगेन नॉन स्पोरिंग है। ये हो सकता है कि ये सिंगली प्रेजेंट हो, या ये पेयर्स या ग्रुप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद ब्रुसेला अबॉर्टस, ये भी रॉड शेप्ड है, कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है, इसलिए ये भी मोटाइल है, एंड ये भी सिंगली या पेयर्स या क्लस्टर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। इतना क्लियर है। अब पढ़ते हैं ग्रोथ फीचर्स। जो स्यूडोमोनास आर्जिनोसा है, ये ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। तो इससे तुम्हें ऐसे याद कर सकते हो कि हॉस्पिटल में अच्छे से ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। हॉस्पिटल कोई ऐसा इन्वायरमेंट तो नहीं है ना जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये हॉस्पिटल क्योंकि पैथोजन है इसलिए ये पूरा ऑब्लिगेट एरोब है। मैंने बस तुम्हें याद करने का तरीका बताया। उसके बाद ग्रोज वेल ऑन, कौन कौन से मीडिया में ये अच्छे से ग्रोथ है? जो हम जनरली सभी में लिखते हैं, ब्लड अगार, न्यूट्रिएंट अगार, मैकॉन्केस अगार, ये तो है ही। और ये एक इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक चीज़ है कि ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है उस पिगमेंट का, उसका नाम है पयोसियानिन। इस चीज़ को तुमने याद रखना है कि जब हम इसको कल्चर करते हैं ऑन दीज मीडियाज, इट प्रोड्यूस अ पिगमेंट, अ ब्लू ग्रीन पिगमेंट विच इज नोन एज पयोसियानिन। कौन सा बैक्टीरिया? ये स्यूडोमोनास आर्जिनोसा। उसके बाद बॉर्डेटेला प्रोड्यूसेस, अगेन दिस इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेट एरोब। इसको भी याद करने का तरीका क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करे ना, तो लंग्स में बहुत ऑक्सीजन है ना, अदरवाइज वहाँ पर तो ये मर जाए, तो इसलिए ये ऑब्लिगेट एरोब है कि इसको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी मीडिया पे अच्छे से ग्रो करता है? देखो, बाकी तुम वही 3 बैक्टीरिया मीडियास लिख सकते हो, ब्लड अगार, मैकॉन्केस अगार, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार, बट एक मेन चीज़ जो तुमने ऐड करनी ही करनी है और वो याद रखनी भी ईजी है। देखो, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसका मेन अगार कौन सी है? बॉर्डेट गेंगुई मीडियम। ये तो नाम से देखो तुम थोड़ा सा लर्न कर सकते हो। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के लिए मेन मीडिया कौन है? बॉर्डेट गेंगुई मीडियम। एंड नाल अगर तुम ये याद सकते हो चारकोल अगार, वो भी याद कर लेना, ठीक है। ये इसमें ये वाले मीडिया से। फिर ब्रुसेला अबॉर्टस के केस में भी अगेन, बाकी तुम वो जो हम हमेशा पढ़ते हैं अगार मीडियाज, वो तुम ऐड कर सकते हो, बट एक तुमने जो यूनिक अगार मीडिया है वो तो ऐड करना ही है इसके केस में भी, दैट इज स्पेशलाइज्ड ब्रुसेला अगार। फॉर ब्रुसेला अबॉर्टस अगार इज स्पेशलाइज्ड ब्रुसेला अगार। ये देखो इसका भी नाम जैसा ही है तो ये भी इजली लर्न हो जाएगा, और इसके केस में भी नेम के जैसा ही था तो वो भी लर्न हो जाएगा। उसके बाद लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले स्यूडोमोनास आर्जिनोसा के केस में तो देखो, सारे के सारे बैक्टीरिया में एक सबसे पहला लैब डायग्नोसिस का तरीका है ग्राम स्टेनिंग। वो तो तुम किसी भी बैक्टीरिया के डायग्नोसिस में लिख सकते हो। पहला पॉइंट ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि हम ग्राम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो ये सारे ग्राम नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, ठीक है। तो पहला तो यही है। उसके बाद कल्चर मेथड्स करेंगे। क्यों कल्चर मेथड क्यों करेंगे? मैंने तुम्हें बताया इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पयोसियानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो जब हम इसका कल्चर करेंगे और अगर हमें वहाँ पर ये ब्लू ग्रीन पिगमेंट दिख गया तो ये पक्का हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा दैट बैक्टीरिया कौन सा है? स्यूडोमोनास आर्जिनोसा,
ठीक है, ऐसे करके चीज़ों को लिंक करके लर्न करना है इनको। बायोकेमिकल टेस्ट हमने जो पहले भी पढ़े हैं सारे के सारे लिस्ट करना है। सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड वाला टेस्ट पढ़ा था, इंडोल प्रोडक्शन, शुगर फर्मेंटेशन पढ़ी थी, ऑक्सीडेज टेस्ट, कैटालेस टेस्ट, वो सारे लिख देना। उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम कौन कौन से मेनली पढ़ते हैं, एलाइजा, पीसीआर एंड अग्लूटिनेशन, दैट इज स्लाइड अग्लूटिनेशन टेस्ट। इसके केस में बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के केस में देखो, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो हम कल्चर मेथड करेंगे। कल्चर कौन सा लेंगे, स्पुटम कल्चर ले सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग अगेन वो तो सभी में ही आएगा। एंड थर्ड इज डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। इसको देखना, इसमें हम पता क्या करते हैं, डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीधा हम नेजल मतलब स्वैब्स के थ्रू, जो नेजल स्वैब्स होती हैं उनके थ्रू हम नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस बाहर निकाल लेंगे, उनमें उस सिक्रीशंस के ऊपर हम फ्लोरोसेंट डाई डाल देंगे। ठीक है, अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंडर वो वहां पर फ्लोरोसेंस दिखी तो मतलब कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। और वो कौन सा बैक्टीरिया, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। इसलिए क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो एक तो तुम कल्चर मेथड याद कर लो क्योंकि स्पुटम कल्चर करेंगे, और दूसरा तुम ये याद रखो क्योंकि यहाँ पर भी हम सीधी नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस की तो बात कर रहे हैं, तो लर्न करना इजी रह जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, फिर पीसीआर एंड एलाइजा टेस्ट विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब फिर अगला आता है ब्रुसेला अबॉर्टस। इसके केस में हम क्या करेंगे, कल्चर, यहाँ पर भी हम कल्चर करवाएंगे, बट ब्रुसेला अबॉर्टस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा मीडिया यूज करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कास्टानेडास मीडिया। ये तुमने याद करना है कि ब्रुसेला अबॉर्टस को डायग्नोस करने के लिए कल्चर मेथड यूज करते हैं, तो कौन सा मीडिया यूज करते हैं, कास्टानेडास मीडिया। सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन से, वही तीन तो सेम ही है, पीसीआर, एलाइजा, अग्लूटिनेशन टेस्ट। उसके अलावा यहाँ पर कोम्स टेस्ट ही लिखा है। देखो कोम्स टेस्ट मैंने तुम्हें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाली वीडियोस में बता दिया है, अभी मैंने तुम्हें डिटेल में नहीं बताना, बट मैं तुम्हें ऊपर से आइडिया दे देती हूँ। कोम्स टेस्ट में क्या होता है कि जो नॉर्मल अग्लूटिनेशन टेस्ट में हमें रिजल्ट नेगेटिव दिख रहा है कि चाहे बैक्टीरिया है भी तभी भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम कोम्स टेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही होती है, पर जो नॉर्मल अग्लूटिनेशन में टेस्ट रिजल्ट गलत आते हैं तो इसमें वो सही आ जाता है। ठीक है, होते यहाँ पर भी अग्लूटिनेशन ही है, मतलब कि कोएगुलेशन ही होती है, क्लम्पिंग ही होती है। अगर क्लम्पिंग हुई तो टेस्ट पॉजिटिव है, बस यही डिफरेंस है अग्लूटिनेशन एंड कोम्स में। उसके बाद रेडियो इम्यूनो असे आ रहा है, ये मतलब रेडियो इम्यूनो असे, इसमें हम एंटीजन की कंसंट्रेशन पता कराते हैं हमारे सीरास में। फिर आता है इंपॉर्टेंट वन विच इज़ मिल्क रिंग टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है एक्चुअली, जो कि हम काऊ के मिल्क को में डायग्नोस करने, डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं कि उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, हम काऊ का मिल्क लेंगे, उसमें डिटेक्ट करेंगे इफ दैट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट और नॉट। उससे हमें पता चल जाएगा कि एनिमल को ये वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है मिल्क रिंग टेस्ट। उसके बाद देखो इसको भी मेनली जो हमने बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे वो भी सेम आएंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट 3 वो कॉमन ही आ रहे हैं सभी में। एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कल्चर मेथड, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक मीडिया की उन्होंने बात की थी, कास्टानिडास मीडिया। इसके केस में याद करने ईजी है क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड जितने भी टेस्ट होंगे वो होंगे, जैसे कि स्पुटम कल्चर वाला टेस्ट हो गया एंड ये डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। सुडोमोनास आर्जिनोसा के केस में जो जनरली हम पढ़ते हैं, पर इसमें ये मेन पिगमेंट वाला है, प्योसियानन कल्चर मीडिया मेथड की। उसके बाद वायलेंस फैक्टर की बात करते हैं, तो जो स्यूडोमोनास आर्जिनोसा है ये क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन्स लाइक एक्सोटॉक्सिन्स, जो कि सेल डेथ करवाएगा, हमारे होस्ट सेल की डेथ करवाएगा। एंड एंजाइम्स रिलीज करता है लाइक प्रोटीएस, जो कि होस्ट प्रोटीन्स को डीजेनरेट, उनको डैमेज करके होस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। एंजाइम्स लाइक प्रोटीएस एंड टॉक्सिन्स लाइक एक्सोटॉक्सिन एंड प्योसियानन। तो जो ये पिगमेंट है ना, ये टॉक्सिन की तरह भी एक्ट करता है, टिश्यू डैमेज करता है। ठीक है, उसके बाद बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के केस में ये मैंने टॉक्सिन तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, जो एयरवे की लाइनिंग को डैमेज करता है। उसके बाद सेकंड इज लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ये क्या करते हैं, ये भी बार बार मैंने तुम्हें बताया, बहुत बारी बता दिया कि जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये एक प्रोटीन्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, जो कि इम्यून इवेजन में हेल्प करते हैं। इम्यून इवेजन का क्या मतलब होता है कि अपने आप को, मतलब ये बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट है ना लिपोपॉलीसेकेराइड, तो ये वाले जो प्रोटीन्स है ये बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम से छुपा के रखते हैं, बचा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स वाले सेल्स हैं, मतलब जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, उनको ये अटैच ही नहीं होने देता बैक्टीरियल सरफेस पे। तो इस तरीके से हम तो इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स तो इम्यून सेल्स मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, पर इस वायलेंट फैक्टर के होने के कारण उसका कोई असर ही नहीं हो रहा बैक्टीरिया पे, क्योंकि ये उसको बाइंड ही नहीं होने दे रहा बैक्टीरियल सरफेस पे। इस तरीके से ये एक वायलेंट फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। सेकंड आर एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स तुम्हें पता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। रिलीज कब होते हैं, जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है या जब बैक्टीरिया टूटता है तब। फिर आते हैं हीमोलाइसेंस, नाम से क्लियर है, आरबीसीज की लाइसिस करते हैं हीमोलाइसन। अग्लूटिनोजेंस क्या होते हैं,
अग्लूटिनोजेंस भी सरफेस एंटीजेंस होते हैं जो कि इम्यून इवेजन में ही हेल्प करते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया को हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से बचाते हैं क्योंकि बाइंड ही नहीं होने देते एंटीबॉडीज को ऑन द बैक्टीरियल सेल सरफेस। फिर आता है ब्रुसेला अबॉर्टिस, उसके केस में भी सेम है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, वो मैंने तुम्हें अभी बताया क्या करता है, एंड एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। तो वायलेंस फैक्टर्स तुमने देखा थोड़े से सेम ही है, बस इसमें एक न्यू ऐड हुआ है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन जो कि एयरवे लाइनिंग को डैमेज करता है, अदरवाइज सेम ही थे। उसके बाद पैथोजेनिसिटी, देखो स्यूडोमोनास आर्जिनोसा, अब इनको तुम्हें ना याद करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया था कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होता है दैट इज स्यूडोमोनास आर्जिनोसा। तो ये क्या कॉज करेगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करेगा ना। उसके अलावा ये कुछ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कॉज करता है एंड जनरलाइज्ड इन्फेक्शन कॉज करता है। अब इनको याद करोगे तुम कैसे, इसके साथ लिंक करके देखो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो ये कॉज कर रहा है, तो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन ये उसके साथ कैसे लिंक्ड है। देखो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन मतलब उस स्पेसिफिक पार्ट में ही सिर्फ है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में यूटीआई आती है तो वो उसको तुम लोकलाइज्ड इन्फेक्शन की कैटेगरी में लिख दोगे क्योंकि वो सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट कर रही है। सेकंड बेड सोर्स है जो कि उस स्पेसिफिक पार्ट को ही है, तो वो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ही ना, तो बेड सोर्स हो गए। उसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह, नेल इन्फेक्शंस आ गई। अब आ गई जनरलाइज्ड इन्फेक्शंस, तो उसको कैसे लिंक करो, न्यूमोनिया, वो भी तो एक तरीके की हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकती है ना। बैक्टीरियमिया, सेप्सिस हो जाती है लोगों को, वो भी इसमें आ गई। एंड मायल्जिया, मायल्जिया क्या होता है, पेन ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, दैट इज नोन एज मायल्जिया। तो ऐसे करके तुम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से ही लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस एंड जनरलाइज्ड इन्फेक्शंस को नोट करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये क्या कॉज करेगा, पर्ट्यूसिस विच इज ऑल्सो नोन एज वूपिंग कफ। अब तुमने जो चीज़ें यहाँ पर नोट करनी है कि पर्ट्यूसिस की 3 स्टेजेस होती है, प्रोड्रोमल स्टेज, सेकंड इज पैरोक्सिसमल स्टेज एंड थर्ड इज कन्वालेसेंट स्टेज। पहली स्टेज में क्या होता है, ध्यान से समझना, पहली स्टेज में जो इन्फेक्शन होती है ना मोस्ट कंटेजियस होती है, मतलब इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। एंड इस स्टेज में ना बैक्टीरिया अपने आप को पूरा अच्छे से हमारे अंदर जाके प्रिपेयर करता है, अच्छे से मल्टीप्लाई करता है। एंड इस केस में सिम्टम्स कैसे क्या आते हैं, कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स जैसे कि रनी नोज, फीवर, कफ, लो ग्रेड फीवर होता है इस केस में। तो इसमें बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है, कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स आते हैं एंड सबसे ज़्यादा कंटेजियस स्टेज होती है ये इस इन्फेक्शन की। सेकेंड इज पैरोक्सिसमल स्टेज, इसमें क्या होगा, अब इसमें पूरा जो सिम्टम्स आएंगे पूरे वूपिंग कफ होगा, इसमें इंटेंस कफिंग जिसमें वूपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, पूरी इंटेंस स्टेज होती है ये इस डिसीज की। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी पर्सन को, वॉमिटिंग हो सकते हैं एंड कंप्लीट बॉडी एग्जॉशन। थर्ड आती है कन्वालेसेंट स्टेज, अब इसमें ग्रेजुअल रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पर भी थोड़े थोड़े माइल्ड सिम्टम्स ऑफ वूपिंग कफ आएंगे ही। तो दीज आर द 3 स्टेजेस जो मैंने तुम्हें ऊपर से इंपॉर्टेंट तीनों की फीचर्स बता दिए कि किस स्टेज में क्या हो रहा है। अब आता है ब्रुसेला अबॉर्टिस। ब्रुसेला अबॉर्टिस मैंने तुम्हें बताया था कि जूनोटिक इन्फेक्शन है, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस ये जाती है। तो कॉज क्या करेगी, बैक्टीरिया कॉज कर सकता है ना, बैक्टीरिया जब ब्लड में चला गया तब। एंड जो इसका ये वाली डिसीज है ये क्या है, ब्रुसेलोसिस, ऑल्सो नोन एज अंडुलेंट फीवर। तो ब्रुसेलोसिस में क्या होता है, फैटीग, स्वेट्स आते हैं, जॉइंट पेन होती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडुलेंट फीवर। अंडुलेंट फीवर का क्या मतलब होता है, वेव लाइक पैटर्न में जब फीवर आता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, कभी चढ़ता है एंड कभी उतरता है, ये एक यूनिक फीचर है ऑफ ब्रुसेलोसिस। एंड सेकंड लिम्फ एडिनोपैथी, एक सिर्फ लिम्फ एडिनोपैथी नहीं और भी कई ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हाइपरमेगैली हो जाती है, मतलब ऑर्गन एनलार्जमेंट हो जाती है ड्यू टू ब्रुसेला अबॉर्टिस ऑफ इन्फेक्शन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसको अच्छे से दोबारा बताना है। देखो स्यूडोमोनास आर्जिनोसा क्या कॉज करता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कॉज करता है, ये मैंने तुम्हें बताया। उसके बाद मैंने तुम्हें कहा एक साइड तुम ये पॉइंट बनाओगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, फिर दूसरा पॉइंट बनाओगे लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस एंड थर्ड बनाओगे जनरलाइज्ड इन्फेक्शंस जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के अंडर ही आएंगे। बस कैटेगराइज कर दिया कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लोकली रहेगी और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जनरलाइज्ड हो जाएगी, मतलब पूरी बॉडी में जा रही है। तो लोकली ऐसी इन्फेक्शन कौन सी होती है, स्किन, एयर एंड नेल इन्फेक्शन, बेड सोर्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लास्ट इज फॉलिकुलाइटिस, जब हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है। जनरलाइज्ड कौन सी हो जाएंगी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सी जनरलाइज्ड हो जाएंगी, निमोनिया क्योंकि अब लंग्स इन्वॉल्व हो गया पूरी, बैक्टीरिया, सेप्सिस हो गया एंड मायल्जिया, पूरे बॉडी के मसल्स एंड जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, पेन होती है उनमें। तो इस तरीके से मैंने ये तुम्हें समझाना था कि कौन सी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लोकलाइज्ड हो जाएंगी और कौन सी जनरलाइज्ड हो जाएंगी। क्लियर है। फिर बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस ही कॉज करता है जिसका दूसरा नाम वूपिंग कफ था, 3 स्टेजेस बता दिए। फिर ब्रुसेला अबॉर्टिस एक तो सेप्सिस कॉज करेगा मतलब बैक्टीरिया, एंड एक बैक्टीरिया का मतलब क्या, बैक्टीरिया, ईमिया मतलब ब्लड में बैक्टीरिया चले गए हैं, दैट इज सेप्सिस हो गया। फिर ये ब्रुसेलोसिस कॉज करता है जिसका दूसरा नाम है अंडुलेंट फीवर। ऐसा क्यों, इसका दूसरा नाम ये क्यों है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही अंडुलेंट फीवर है, मतलब वेव लाइक पैटर्न में जब फीवर होता है। उसके अलावा जॉइंट पेन होती है, स्वेट्स आते हैं एंड फटीग।
एंड कई सारे ऑर्गन्स की हाइपरमेगैली हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है, एंड लास्ट इज लिम्फेडिनोपैथी। फिर हम पढ़ते हैं, अब ये क्लियर हो गया ना, अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट इसके केस में हम एंटीबायोटिक्स ही देंगे, जैसे कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं हम इनको एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं ना कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो। एंड इसके केस में इंपॉर्टेंट इज डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन। तो ये एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन, ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है, सॉरी ट्राइवेलेंट क्यों, क्योंकि इसमें वैक्सीन एक है पर इसमें 3 डिसीजेस के अगेंस्ट इकट्ठी वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। ये डिप्थेरिया की वाली, ये पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट, ये टेटनस के अगेंस्ट। एंड ऑफ कोर्स अवॉइडिंग कंटेक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन, क्यों, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है। इसके केस में भी हम ये वाले एंटीबायोटिक्स देंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रिकॉशंस। अंडर कुक्ड मीट नहीं खाना, अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है तुम्हें पता है तो उसका कोई भी फूड, मिल्क, ड्रिंक ऐसे की चीज़ें नहीं करनी, एंड डिसीज एनिमल के कंटेक्ट में भी नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पर ये 3 खत्म। अब ये लास्ट 2 बैक्टीरियाज रह गए एंड ये है भी इजी, विच इज़ कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ना इनके सबसे अलग से हैं, है तो ये भी रॉड शेप्ड, बट ये आएंगे रॉड शेप्ड कैटेगरी में, बट इनकी शेप ना थोड़ी डिफरेंट होती है। ये दोनों ही स्पाइरल शेप्ड, एस शेप्ड या कर्व्ड होते हैं। ये देखो, ये दिस इज कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई एंड दिस इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो इसकी शेप, इनकी शेप दोनों की बाकी सभी बैक्टीरिया से डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इन दोनों के पास फ्लैजेलास प्रेजेंट है, दोनों ही नॉन स्पोरिंग है, दोनों ही नॉन कैप्सुलेटेड है। एंड दोनों के पास फ्लैजेला कौन से हैं, पोलर फ्लैजेला। दिस इज द होल मॉर्फोलॉजी जो दोनों की सिमिलर थी। ठीक है, फिर आती है ग्रोथ फीचर्स। जो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई है ना, ये 3 कंडीशंस में सर्वाइव करता है, माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस, कैप्नोफिलिक एंड थर्मोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशंस जहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नॉर्मल इन्वायरमेंट से कम हो, ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेन्स कैप्नोफिलिक होती है कि इनको ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। तो कुछ माइक्रो एरोफिलिक है, कुछ कैप्नोफिलिक एंड कुछ थर्मोफिलिक, मतलब कि हीट लविंग, ज़्यादा हीट लाइक 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इन एनवायरमेंट में ये अच्छे से ग्रो होते हैं। तो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई 3 कंडीशंस में ग्रो हो सकता है, माइक्रो एरोफिलिक, कैप्नोफिलिक एंड थर्मोफिलिक। एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसकी स्ट्रेन सिर्फ एक ही कंडीशन में ग्रो करती है, माइक्रो एरोफिलिक की, लो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, अब मीडियाज की बारी है। बाकी इसमें जो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई में ना 2 मीडियाज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए यूनिक है। पहला है कैम्पाइलोबैक्टर ब्लड अगार, जो कि तुम्हें याद रखना, और ये याद हो भी जाएगा क्योंकि नेम से रिलेटेड है। थर्ड इज स्किरोस मीडियम, ये दोनों के लिए यूज होते हैं। जो स्किरोस मीडियम होते हैं ना दोनों के केस में, ये इन बैक्टीरियाज को फीसिस से आइसोलेट करने में हेल्प करते हैं। तो जो स्किरोस मीडिया, ये हमने सिर्फ 2 बैक्टीरियाज में पढ़ा है पूरी बैक्टीरियोलॉजी में, विच इज कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये मीडिया सिर्फ इन दोनों के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, इसके केस में ये एक और इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया याद रख लेना। इसके केस में स्किरोस मीडिया एंड ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, ये 2 याद कर लेना। ठीक है, फिर आती है लैब डायग्नोसिस की बारी। कोई भी बैक्टीरिया है, ग्राम स्टेनिंग कर लेंगे सबसे पहले, फिर कल्चर मेथड्स की बारी आ जाएगी। ठीक है, वो भी जनरल होते हैं, सभी में करते हैं। एंड जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई के केस में, कि हम ससेप्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो ये वाला बैक्टीरिया होता है ना, इट इज ससेप्टेबल टू मेलेडिक्सिक एसिड एंड सिफेलोथिन। ये 2 नाम याद कर लो, मेलेडिक्सिक एसिड एंड सिफेलोथिन। इन दोनों के लिए जो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई है ये ससेप्टेबल होता है, तो हम ये टेस्ट कर लेंगे। अगर जो बैक्टीरिया हमने डायग्नोस करना, हम देख रहे हैं कि उसके लिए ये किल हो रहा है, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट तो नहीं है, बट आइडिया हो गया कि मे बी दिस इज कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, अगर ये उसके लिए किल, अगर इसके अगेंस्ट ये किल हो रहा है तो। ठीक है, फिर आते हैं बायोकेमिकल मेथड्स। हमने पहले कितने सारे पढ़े थे, वो भी तुम ऐड कर सकते हो, बट इसके लिए एक ये वाला है हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस। इसकी जो रास में रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है इन केस ऑफ कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। तो बाकी सारे बायोकेमिकल टेस्ट प्लस दिस, ये याद कर लेना, हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस इन केस ऑफ कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। ठीक है, तो इसमें लैब डायग्नोसिस में मेन चीज़ क्या थी, एक ये ससेप्टेबिलिटी टेस्ट एंड ये एक हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस, बाकी सेम है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के केस में इसका तुम्हें याद करने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि अभी हमने पिक्चर में भी देखा, ये हमने पढ़ना भी है कि इसकी जो सारी प्रॉब्लम है ना, इट इज़ लिंक्ड विद ओनली स्टमक के साथ ही सिर्फ लिंक्ड है ना। तो जब हमने इसका डायग्नोसिस करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, या तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की बायोप्सी ले लें, या फीकल एंटीजन टेस्टिंग। अगर ये बैक्टीरिया फीसिस में भी तो आएगा ना, अगर ये स्टमक में गया तो स्टमक के बाद इंटेस्टाइन के बाद आगे जाता जाता ये फीसिस में भी आ जाएगा, तो बैक्टीरियल एंटीजन की टेस्टिंग करेंगे इन फीसिस, ये टेस्ट होगा। एंड सिंपल जो हम टेस्ट करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट लाइक ELISA एंड PCR। ठीक है, ये इजी थे ना लैब डायग्नोसिस, क्योंकि थोड़े लॉजिकल हैं कि हम, क्योंकि ये स्टमक को अफेक्ट कर रहा है तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की बायोप्सी ले लेते हैं और फिर फीसिस से बैक्टीरियल एंटीजन डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड एक इंपॉर्टेंट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। क्यों, क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक एंजाइम रिलीज करता है दैट इज यूरिएस,
उस एंजाइम का पर्पस क्या होता है कि हमारे अंदर जो यूरिया होता है ना उसको ये ब्रेक डाउन करता है इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिनको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होगी ना उनके केस में यूरिया ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव आता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम यूरिएस इन द बॉडी बाय दिस बैक्टीरिया। अब हम पढ़ते हैं वायरुलेंस फैक्टर। तो फ्लैजेला थे, इसके पास अडहेसेंस होते हैं तभी तो ये कोलोनाइज करता है। फिर इन्वेजन प्रोटीन्स होते हैं होस्ट सेल के अंदर जाने के लिए, एंड लिपोलिगोसेकेराइड्स होते हैं जो कि इम्यून इवेजन में हेल्प करते हैं। ये मैंने तुम्हें टर्म बहुत बारी बता दिया। उसके बाद इसके पास भी फ्लैजेला थे, एक इसके पास एंजाइम यूरियस एंजाइम मैंने अभी तुम्हें बताया, लिपोपॉलीसेकेराइड इसके पास भी है, आउटर प्रोटीन्स है एंड प्रोटीएस है। मेन यहाँ पर तुमने याद रखना है प्रोटीएस। जो हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी प्रोटीएस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ये क्या करेगा हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगी उसको मॉडिफाई कर लेगा, उसको थोड़ा डैमेज करेगा, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेन वायलेंस फैक्टर इसका प्रोटीएस एंड यूरिएस है। इसके केस में जो हम जनरली सारे पढ़ते हैं फ्लैजेला, एडहेसेंस, इन्वेजन्स एंड लॉस मतलब लिपोलिगोसेकेराइड, इसके केस में फ्लैजेला, लिपोपॉलीसेकेराइड, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे, यूरिएस एंड प्रोटीएस मेन है। फिर हम पढ़ते हैं पैथोजेनिसिटी। तो कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोरी जो है जूनोटिक इन्फेक्शन है, मतलब कि एनिमल से ह्यूमंस ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये दो चीज़ें दो सिंड्रोम कॉज करता है, पहला है गुइलेन-बारे सिंड्रोम एंड सेकंड इज रिटर सिंड्रोम। जो जीबीएस है ना उसमें क्या होता है, जो जीबीएस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बट ये डिसऑर्डर ट्रिगर्ड होता है बाय दिस बैक्टीरिया। ऐसे तो नहीं ना स्टार्ट हो जाएगा, कोई चीज़ इसको ट्रिगर ही करेगी ना। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कौन ट्रिगर करता है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई बैक्टीरिया इसको ट्रिगर करता है। तो अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या करता है, हमारी पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करते हैं, पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करता है, जिसके कारण सिम्टम्स क्या आते हैं, मसल वीकनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, एंड जो टिंगलिंग सेंसेशन होगी ना वो लेग्स से स्टार्ट होगी एंड इट विल स्प्रेड अपवर्ड, लेग से स्टार्ट होकर अपवर्ड बॉडी को जाएगी। ये चीज़ याद रखनी है। एंड इन सेवियर केसेस पैरालिसिस भी हो सकता है। जो पैरालिसिस भी कौन सा, असेंडिंग पैरालिसिस, मतलब कि लेग से स्टार्ट होगा एंड ऊपर वाली बॉडी को अफेक्ट करेगा, फ्रॉम लेग्स टू अपर बॉडी, दैट इज असेंडिंग पैरालिसिस। दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गुइलेन-बारे सिंड्रोम। बेसिकली इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट आवर पेरिफेरल नर्व्स। क्लियर है? एंड इसको ट्रिगर कौन करता है, ये वाला बैक्टीरिया। साइन एंड सिम्टम क्लियर हो गए एंड असेंडिंग पैरालिसिस, ये इसके मेन पॉइंट्स है। थर्ड इज रिटर सिंड्रोम। रिटर सिंड्रोम क्या है, अब इसमें ना एक ट्रायड कंडीशन हो जाती है, ट्रायड फॉर्म होता है, मतलब तीन चीज़ें। सिंड्रोम है ना तो क्लस्टर ऑफ कंडीशंस आएंगी ना, तीन कंडीशंस आती हैं, एक ट्रायड कंडीशंस आती हैं। पहला होती है आर्थराइटिस, जिसका सिम्टम क्या होगा, जॉइंट पेन। फिर आता है यूरेथ्राइटिस, जिसके सिम्टम्स क्या होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट के रिलेटेड सारे सिम्टम्स लाइक बर्निंग सेंसेशन, फीमेल के केस में वेजिनल डिस्चार्ज, यूरिन में ब्लड आ सकता है, म्यूकॉइड यूरिन आ सकता है, कलर चेंज होगा, फाउल स्मेलिंग आ सकती है, तो वो वाले सिम्टम्स यूरेथ्राइटिस। ठीक है। थर्ड आएगा कंजक्टिवाइटिस। तुम नोट कर लो अपने नोट्स में, रिटर सिंड्रोम में तीन ट्रायड्स आते हैं, आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस, विच इज रेडनेस ऑफ आइज। समझ आ गया, दिस इज रिटर सिंड्रोम। ये होगी पैथोजेनिसिटी कैम्पाइलोबैक्टर की। इधर हेलिकोबैक्टर मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ, ये स्टमक को अफेक्ट कर रहा है, तो स्टमक के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस, GERD विच इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, पेप्टिक अल्सर्स, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। पेप्टिक अल्सर्स कॉज कैसे हो रहा है, प्रोटीएस जो कि हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर्स हो रहे हैं। डिस्पेप्सिया मतलब डाइजेशन में डिफिकल्टी हो रही है, एंड गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है। अब ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में इसमें एंटीबायोटिक्स नॉर्मली रिथ्रोमाइसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन आर गिवन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के केस में ट्रिपल थेरेपी दी जाती है। ट्रिपल थेरेपी, ट्रिपल मतलब तीन एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। पहला है मेट्रोनिडाजोल, सेकंड इज बिस्मथ सबसैलिसिलेट एंड थर्ड इज अमॉक्सिसिलिन। ये तुम लर्न ही कर लो। ट्रिपल थेरेपी में 3 ड्रग्स कौन सी है, मेट्रोनिडाजोल, बिस्मथ सबसैलिसिलेट एंड अमॉक्सिसिलिन। एंड इस ट्रिपल थेरेपी के अलावा एसिड सप्रेसिंग एजेंट्स देंगे। ठीक है, दैट इज सपोर्टिव केयर कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है एंड पेप्टिक अल्सर्स है, तो थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम स्टमक के जो एसिड प्रोडक्शन है उसको कम करेंगे, एसिड सप्रेसिंग ड्रग्स दे देंगे साथ में। इट इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्टिव केयर ओनली, नॉट अ ट्रीटमेंट।